सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस नए अंक में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अगर कृषि का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब हम कृषि कार्य सही जानकारी और सही सलाह के साथ करें। तो आइए देर किस बात की, शामिल हो जाते हैं कृषि दर्शन के इस अंक में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। बासमती चावल का निर्यात 37-38 लाख टन होने का अनुमान। हरियाणा में हुआ 27.5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन। अब तक हो चुके हैं 85 लाख गांठ कपास के निर्यात सौदे और धान और कॉटन के एमएसपी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुमलता। अब खबरें विस्तार से। डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती से मार्च अप्रैल में बासमती चावल की मांग कम रही है, लेकिन खाड़ी देशों में मांग बढ़ने से मई में बासमती चावल के निर्यात सौदों में तेजी आने का अनुमान है। बासमती चावल का निर्यात 37-38 लाख टन होने का अनुमान है। किसान भाइयों, देश में इस साल मानसून की मेहरबानी से बासमती चावल का उत्पादन बढ़ा है। निर्यात सौदे न हो पाने से निर्यातकों को मार्च अप्रैल में निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन खाड़ी देशों की मांग बढ़ने से मई में बासमती चावल के निर्यात सौदों में तेजी आने का अनुमान है। मई में खाड़ी देशों में बासमती चावल की मांग में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ईरान और इराक से निर्यात सौदों में बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए वित्त वर्ष 2013-14 में बासमती चावल का कुल निर्यात 37 से 38 लाख टन होने का अनुमान है। हरियाणा में चालू पेराई मौसम के दौरान सहकारी चीनी मिलों द्वारा अब तक करीब 314 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके करीब 27.5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश की शाहबाद सहकारी चीनी मिल 56.88 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके 5.47 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन कर पहले स्थान पर रही है। रोहतक सहकारी चीनी मिल 44.2 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करके 3.64 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन कर दूसरे स्थान पर रही है। अन्य चीनी मिलों में पेराई का काम बेहतर हुआ है, जिससे पूरे प्रदेश में अब तक 27.5 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चालू फसल सीजन में 2013-14 में अभी तक करीब 85 लाख गांठ कपास के निर्यात सौदे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के दामों में मजबूती आने से इसके निर्यात सौदों में तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चालू फसल सीजन में 2013-14 में अभी तक करीब 85 लाख गांठ कपास के निर्यात सौदे हो चुके हैं। इसमें से करीब 78 लाख गांठ कपास का शिपमेंट भी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के दामों में मजबूती आने से इसके निर्यात सौदों में तेजी आने की उम्मीद है। निर्यातकों के अनुसार इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के दाम 89.05 सेंट प्रति पाउंड से बढ़कर 91.5 सेंट प्रति पाउंड हो गया है, जिससे निर्यातकों को निर्यात सौदे करने में आसानी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के लिए धान और कॉटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे किसानों को फायदा होगा। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होने से इसकी कीमत कॉमन वैरायटी के लिए 1360 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी और ग्रेड ए वैरायटी के धान की कीमत में 55 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद वर्ष 2014-15 के लिए इसकी कीमत 1400 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। मंत्रालय ने कपास की एमएसपी में भी 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी के बाद इसकी मीडियम स्टेपल की कीमत 3750 रुपए प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल की कीमत 4050 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। मंत्रालय ने 12 अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी को लेकर सुझाव दिए हैं, जिन पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। मक्के की एमएसपी में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। किसान भाइयों, संरक्षित कृषि तकनीकी केंद्र के वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक ऐसी किस्म विकसित की है जिसे उत्तर भारत के पॉली हाउसों में 11 महीने तक ले सकते हैं। इस टमाटर की वैरायटी
जो कि आप जुलाई या अगस्त के महीने में रुपाई करते हैं, और ये लगभग 10 से 11 महीना मई तक इस हमारे उत्तर भारत के क्षेत्रों में पाली हाउस के अंदर ये चलती है। लेकिन आज इस समय जो ज़्यादा प्रचलित है वो एक GS 600 वैरायटी है, वो जो अधिक से अधिक उत्पादन देती है। इसका फल जो है लगभग 80 से लेकर 100 ग्राम तक का आता है, और इसके गुण जो हैं बहुत अच्छे हैं। ये फल जल्दी से पकता नहीं है, और पकने के बाद इतना जल्दी इसका सेल्फ लाइफ बहुत अधिक है। इसकी वजह से मार्केट में ये ज़्यादा दिन तक टिकता भी है। तो इस वजह से हमारे किसान भाइयों को पकने के बाद कम से कम नुकसान होने की संभावना रहती है, और इसमें अधिक कोई कीड़ी बीमारियां भी नहीं आते हैं। मौसम में अब गर्माहट आ चुकी है और ये फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। इसी तरह पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम, उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की तेजी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दाम की सही जानकारी ही किसान भाइयों आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल अंदान की आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम 3,250 से अधिकतम 3,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे, और शिलोंग मेघालय की मंडी में 3,400 से 3,600 रुपये। इसके अलावा बारगढ़ ओडिशा की मंडी में 2,500 से 2,600 रुपये और पारलाखीमुंडी ओडिशा की मंडी में 3,000 से 3,100 रुपये। कपास आसिफाबाद आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम और अधिकतम 4,450 रुपये प्रति क्विंटल रहे, और अमरेली गुजरात की मंडी में 4,000 से 5,480 रुपये। इसके अलावा कोविलपट्टी तमिलनाडु की मंडी में 4,000 से 4,200 रुपये और काटोल महाराष्ट्र की मंडी में 4,900 से 5,125 रुपये। सरसों तेल जम्मू मंडी जम्मू और कश्मीर की मंडी में 9,100 से 9,300 रुपये। गुड़ पिलेर आंध्र प्रदेश की मंडी में 2,500 से 2,700 रुपये और लखीमपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 2,780 से 2,900 रुपये। इसके अलावा मंगलूर उत्तराखंड की मंडी में 2,100 से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मसूर दाल दतिया मध्य प्रदेश की मंडी में 3,950 से 4,450 रुपये। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला राजपीपला गुजरात की मंडी में न्यूनतम 900 रुपये से अधिकतम 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे, और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2,500 से 3,500 रुपये। इसके अलावा सागर मध्य प्रदेश की मंडी में 1,000 से 1,500 रुपये और आज़ादपुर दिल्ली की मंडी में 1,000 से 1,500 रुपये। इसके अलावा खन्ना पंजाब की मंडी में 1,200 से 1,300 रुपये। अंगूर नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 3,000 से 5,000 रुपये
और अमृतसर पंजाब की मंडी में 2,500 से 3,500 रुपये। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान की मंडी में 3,000 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। टमाटर पिलेर आंध्र प्रदेश की मंडी में 1,200 से 1,400 रुपये और चीका हरियाणा की मंडी में 600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा पदमपुर ओडिशा की मंडी में 900 से 1,100 रुपये। आलू कलानवाली हरियाणा की मंडी में 600 रुपये प्रति क्विंटल रहे और जजपुर ओडिशा की मंडी में 1,300 से 1,500 रुपये। इसके अलावा रामनगर उत्तराखंड की मंडी में 800 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा धोरजी गुजरात की मंडी में न्यूनतम 7,980 से अधिकतम 9,255 रुपये प्रति क्विंटल रहे और जोधपुर राजस्थान की मंडी में 8,500 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अदरक सागर मध्य प्रदेश की मंडी में 5,000 से 6,000 रुपये और शिलोंग मेघालय की मंडी में 8,000 से 10,000 रुपये। इसके अलावा कोहिमा नागालैंड की मंडी में 6,500 से 7,000 रुपये और बोलनगिर ओडिशा की मंडी में 11,000 से 12,000 रुपये। लहसुन नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 3,100 से 3,300 रुपये प्रति क्विंटल रहे। और अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ जानकारी। मंडियों में सोयाबीन की आवक कमजोर रहने से इसके दामों में मजबूती आने के संकेत है। प्लांट वालों की मांग निकलने से सोयाबीन के दामों में तेजी को बल मिला है। सोयाबीन के वायदा कारोबार में भी तेजी आने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, पशु आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण धन है। जिस तरह से हम सब अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक भोजन को लेते हैं, उसी तरह हमें पशुओं का भी ध्यान रखना होगा। उनसे ज़्यादा गुणवत्ता युक्त दूध की प्राप्ति के लिए उन्हें देना होगा सही प्रबंधन के साथ साथ हरा चारा। तो आइए आज इसी विषय पर जानते हैं विस्तार से। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम ऐसा है जिसमें दूध की कमी हो जाती है और दूध की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है हरे चारे की कमी होना। और पशुओं को जब तक हरा चारा नहीं मिलता है, ना तक केवल वो अच्छा उत्पादन दे पाते हैं और ना ही उनकी अच्छी वृद्धि हो पाती है। तो गर्मी के मौसम में आप कौन कौन सी हरे चारे की फसल ले सकते हैं, हरे चारा उत्पादन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी किस्म लगानी है, कितनी मात्रा में खाद देना है, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर समरथ लाल मीणा जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय हरे चारे का बहुत ही महत्व है और पशु जो हैं जब भी अच्छा दूध देते हैं जब उनको हरा चारा मिलता है। तो हमारे किसान भाई इसके लिए अब क्या कर सकते हैं? किसान भाइयों, जहाँ तक हरे चारे का महत्वपूर्ण वाली बात है, वो जितना महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे खाने में सब्जी और सलाद का महत्व है। हरा चारा आपको खरीफ और रबी सीज़न में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बारिश का दौर होता है और उधर सिंचाई की व्यवस्था होती है, तो आपको हरा चारा खूब मिल जाता है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो हरे चारा बहुत ही सीमित हो जाता है और उसमें पशुधन को काफ़ी इसका कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका दूध का उत्पादन कम हो जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में दूध का कम उत्पादन होने का यही एक सबसे बड़ा कारण है कि पशुओं को हरा चारा समय पे और सही मात्रा में नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब, जो इस मौसम में जो हमारे किसान भाई चारा फसल लगाना चाह रहे हैं, तो कौन कौन सी फसल लगा सकते हैं? इसमें कौन सी दालें हैं, कौन सी दलहनी फसल हैं और किस किस अनुपात में इनको लगा सकते हैं? इस समय हम ज्वार, बाजरा और मक्का, ये तीनों ही धान्य फसलें हैं जिनको हम ग्रीष्म ऋतु में उगा सकते हैं। लेकिन साथ में दलहनी फसलों का भी बड़ा महत्व है। तो इस समय ग्रीष्म ऋतु में हम लोबिया और गुआर की खेती कर सकते हैं, जिससे हम अच्छा हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं और उससे हमारा दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों को आय तो मिलेगी, लेकिन हमारे पशुधन में गुणवत्ता की वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा की कि हमारी मक्का, ज्वार और बाजरा ये धान्य फसलें हैं। इसके अलावा क्या दलहनी फसलों को भी लगा सकते हैं और क्या इन दोनों को मिला के भी लगा सकते हैं? क्योंकि मिला के लगाने से न केवल पौष्टिक चारा होगा बल्कि चारे का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो अगर मिलानी है तो किस अनुपात में मिलानी है? ज़्यादातर किसान लोग क्या करते हैं, किसान भाई एकल फसल पद्धति अपनाते हैं। उसमें हमको सिर्फ एक तरह की फसल मिलती है, एक तरह का ही उसमें पौष्टिक आहार मिलता है। लेकिन जिस तरह दवा जी ने कहा कि अंत्य शस्य पद्धति अगर अपनाए तो क्या फ़ायदा किसानों को हो सकता है। हम एक ही खेत में धान्य
और दलहनी फसलें उगाकर अच्छा पौष्टिक आहार ले सकते हैं और दूध में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने पूछा मेरे से कि इसमें क्या रेस होना चाहिए। धान्य की 2 लाइन और 1 दलहनी लाइन लगा करके अच्छा उत्पादन पैदा किया जा सकता है। लेकिन साहब, गर्मी के मौसम में चारे की फसल लेने के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनका किसान भाई ध्यान रखें, जो इस मौसम में अच्छी आएँ, तापमान को सह सकें और अच्छा उत्पादन दे सकें? बिल्कुल, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको ज्वार के बारे में। ज्वार एक ऐसी फसल है जिसको हम राउंड द ईयर यानी कि पूरी साल उगा सकते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली किस्में कुछ अलग होती हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा एक तरह का अवगुण होता है HCN, जिसे बोलते हैं हाइड्रोसायनिक एसिड। वो ज़्यादातर ड्राउट कंडीशन यानी कि जब पानी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये पदार्थ उत्पन्न होता है, ये पैदा होता है उसमें हरे चारे में। और ये हरे चारे में अगर ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में होता है तो पशुधन को हानि हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, उनका चुनाव करना चाहिए। जैसे कि हरा सोना 855, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें बहुत ही कम HCN होता है। पंचतरी 5, ये भी एक अच्छी किस्म है जो कि ग्रीष्मकाल में उगाई जा सकती है। साथ में MP चरी है। दूसरा सफ़ेद मोती है, वो भी अच्छी किस्म है जो कि इन दिनों में अच्छी पैदा की जा सकती है। अब मैं बात करूं बाजरे की कुछ ऐसी किस्में हैं जो ग्रीष्म ऋतु में अच्छी तरह से पैदा की जा सकती हैं। जैसे कि AVKV 19, ये प्रजाति IJFRI जो कि झांसी है उसका स्टेशन अभिकनर उसने निजात की है, और इसका तना बहुत ही पतला होता है, इसलिए इसका आहार बड़ा स्वादिष्ट होता है, जिसे पशुओं चाव से खाते हैं, और इसका पाचन बहुत ही अच्छा होता है। करीब 65% पाचन इसका होता है। ये अच्छी वैरायटी है, अच्छी किस्म है, जिसको हम किसान भाइयों को कह सकते हैं कि इसको गर्मी में उगाया जा सकता है। साथ में और किस्में इसकी हैं APBC 16 है, 2 है, और FBC 16 है, APFC 2 है, राज बाजरा चरी 2 है। ये तीनों चारों किस्में इसमें उगाई जा सकती हैं। और जब बात करें मक्का की किस्में हैं, जैसे कि अफ्रीकन टाल कंपोजिट है, उसको उगा सकते हैं। और दूसरा आपका APFM 8 है, प्रताप मक्का 6 है। यही 3-4 किस्में हैं जो किसान भाई अच्छी तरह से उनको ले सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। अक्सर लोबिया और ग्वार की कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं और इनका कहाँ से मिल सकती हैं? लोबिया की जो किस्में हैं उनमें कोहिनूर सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है ग्रीष्म ऋतु के लिए, और ये मल्टी कटर के रूप में ली जा सकती है। ये बहु कटाई की वाली फसल है, किस्म है, तो इसको किसान भाई ले सकते हैं काम में। ग्वार भी एक दलहनी फसल है जो कि इस समय ली जा सकती है, और वो ग्वार की स्पेशली जो बूंदेल ग्वार 2 और 3 ये IJFRI पैदा की है, और वहाँ से आप ये इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से लोबिया की बूंदेल 1 है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी IJFRI में मिल सकती है या उनके एटिक सेंटर से मिल सकती है, तो किसान भाई वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सामान्य तो जो हम धान्य फसल उगाते हैं तो बीज की मात्रा कम रखते हैं, लेकिन चारा उत्पादन करते हैं तो बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो इस समय जो बीज उत्पादन करने चारा वाली फसलें लेनी है, उनके लिए बीज की मात्रा कितनी हो? और जो किसान मिश्रित खेती करना चाहिए, यानी कि धान्य और दलहनी फसल दोनों को मिला के चारा उत्पादन करना चाहिए, तो बीज की मात्रा क्या कुछ रहेगी? बीज की दर निर्भर करती है आप फसल किस तरह उगा रहे हैं। आप एकल पद्धति से उगा रहे हैं या अंत्य-सस्य पद्धति से उगा रहे हैं। अगर एकल पद्धति से आप अगर फसल उगाते हैं तो इसमें बीज की मात्रा मैं बता दूं आपको, ज्वार में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए, बाजरा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए, मक्का 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए, और लोबिया 20 से 25 किलोग्राम और ग्वार भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमारे किसान भाई जो बुआई करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि खेत में अच्छा जमाव हो, और खेत की तैयारी करते समय किन किन और बातों का ध्यान रखें जो फसल अच्छी ले पाए? खेत की तैयारी से पहले हमें खेत में पलेवा करना चाहिए, जिससे कि हमें यह लगे कि नमी इसमें पूरी हो जाए। उसके बाद हमें खेत को पहली जुताई एक मिट्टी पलटने वाला हल से करनी चाहिए, उसके बाद 2 या 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, और उसके बाद हमारे जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो हमें ये होना चाहिए कि हमारा अभी खेत तैयार है। डॉक्टर साहब, सामान्यतः कहा जाता है अगर बीज उपचार करके लगाएंगे तो फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, तो बीज उपचार किस प्रकार से करना है और बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है? बुआई से पहले हमें बीज का अच्छी तरह से उपचारण करना चाहिए। बीज उपचार के लिए हमें बीज को 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगोना चाहिए, और भिगोकर उसमें हम सबसे पहले एक बेविस्टिन नाम की एक दवाई आती है,
वो उसको मिलाते हैं, क्योंकि उससे जितने भी कवक रोगी जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो बीज से ही आती है, तो हम उस बीमारी को बीज के उगने से पहले ही मार देंगे, तो हमारे क्रॉप में, हमारी फसल में आगे जाके कुछ ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद का विशेष महत्व है, और सही मात्रा में जब किसान खाद देते हैं तभी अच्छा उत्पादन मिल पाता है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाई को कितनी मात्रा में कौन कौन सा खाद डालना और कब कब डालना है? बिल्कुल दबाज जी, हमारा खेत किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, किस में कितना उर्वरक चाहिए, इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए हमें पहले खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। सामान्यतः हम लोग 10 से 15 टन गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद देते हैं। नाइट्रोजन का धान्य फसलों में 80 से 90 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर देते हैं, और फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटेशियम 40 किलोग्राम। ऐसे ही दलहनी फसलों में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम देते हैं। इस तरह से किसान भाई इनको सही मात्रा में, सही तरीके से, सही टाइम, सही समय पे दे सकता है, तो अच्छी पैदा हो सकती है। जैसे मैं बता दूं आपको, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हम बुआई के समय ही दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की हम आधी मात्रा ही बुआई के समय देते हैं। आधी मात्रा बाद में 20 से 25 दिन के बाद दे सकते हैं, जिससे हमारा जो नाइट्रोजन का जो लॉस होता है वो कम हो जाए। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम में अपना अच्छी किस्म का चुनाव किया, अच्छा बीज लिया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन तभी फ़ायदा मिल पाएगा जब हम उसमें नमी सही बना के रखें, पानी का ठीक से प्रबंध कर पाएँ। तो इसमें जो जल प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों को, खासकर हरे चावल की फसलों में, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे करना है? सिंचाई का बहुत बड़ा महत्व है, स्पेशली विशेष करके गर्मियों के दिनों में, क्योंकि इस समय तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और भूमि में नमी की मात्रा कम हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमारा जो चैनल होता है, जो हम बेड बनाते हैं, उसकी जो साइज़ है वो निर्धारित करती है कि हमारा सॉइल का किस तरह क्या प्रकार है, सॉइल में कितना स्लोप है, कितना उसका ढालूपन है। तो सामान्यतः 10 से 12 मीटर की लंबी और 4 से 5 मीटर की चौड़ी बेड बनानी चाहिए स्लोप के हिसाब से, तो उसमें पानी अच्छी तरह से फैल सके। और बात यहाँ ये आती है कि गर्मियों में पानी उड़ता बहुत है, तो इसलिए हमें पानी अधिक मात्रा में न दे के बार बार छोटे छोटे अंतराल में पानी दें, तो किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। और इसके लिए मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि अगर किसान भाई अपने फार्म पे उपलब्ध जो अपशेष हैं, अब जो रेजिड्यू कहते हैं उनको, वो आप अगर काम में लें, बिछा दें फसल के बीच में, तो उसमें आपका नमी का संरक्षण तो हो गया होगा, साथ साथ आपका तापमान जो बढ़ता है इन दिनों में वो भी कम होगा, नियंत्रित होगा, जिससे हमारी फसल नहीं मरेगी। कई बार क्या होता है, गर्मियों में हमारी फसल उच्च तापक्रम के कारण मर जाती है, तो मल्चिंग करने से उसमें तापक्रम नियंत्रित होता है, तो जिससे हमारी फसल मरती नहीं है और अच्छी तरह से मतलब ग्रोथ करती है। दूसरा, साथ में इसमें हमारे खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है मल्चिंग से, और कीटों का ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। सूक्ष्म जीवी जिनकी क्रिया है, जैविक क्रिया है, वो अधिक काम करती है। मल्चिंग इसलिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी क्रॉप है जो कि मल्चिंग काम ली जा सकती है चारा की फसलों में। डॉक्टर समरलाल मीणा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इसका पूरा लाभ उठाएंगे। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ, जिसमें खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही साथ हम आपको हरी खाद विषय पर एक विशेष जानकारी देंगे। तो अब दें आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।